हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि त्रिपाठी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ये सीरीज कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस की, ठीक है, ये 150 क्वेश्चन जिनके मॉडल आंसर कैसे आपको करने चाहिए, इसके बारे में हम लोग ये सीरीज चल रही है। पिछली सीरीज हम लोग की 2 सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन और करेंगे। हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन जो अति संभावित प्रश्न है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस मेंस में। पेपर 5 पेपर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक कवर किए हैं, लगभग 10 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। अब जो बुक है, उस बुक, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक से आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने किया वैदिक वाला टॉपिक, तो आपको वैदिक से ठीक से करना है। हमने मौर्य किया, कुछ ज्यादा मोटा हो रहा है ये ना। हमने मौर्य किया, तो मौर्य को आपको टॉपिक को पढ़ना है। और मौर्य में कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स और मेंस के पढ़ने के तरीके अलग है। मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे हम लोग क्वेश्चंस को देख के पढ़ना है, कि अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन से ही करते हैं कि फिर से एक बार आपको बताते हैं, हर एक लेक्चर में बताते हुए चलते हैं कि किस तरह मेंस को अप्रोच करें, ठीक है। मेंस सभी को आता है, अप्रोच कैसा होना चाहिए आंसर लिखने का, उसमें फर्क होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। थ्रो लाइट ऑन द उत्तर प्रदेश वुमेन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1857 में, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें क्या, यहां से शुरुआत होता है 1857 से 1947 तक, ठीक। यहां पे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट 1857 ही नहीं पूछ रहा है, इस चीज को आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझिए। थ्रो लाइट ऑन द उत्तर प्रदेश वुमेन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, यानी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये जो है हमारा मेजरली हम मानते हैं 1857 से लेके 1947, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया, ठीक। यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, तो उसके अंदर जिनका पार्टिसिपेशन है, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन सबको आपको मेंशन करना है। लेकिन यहां पे चूंकि आपका पूछा जा रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, तो आपको यहां पे दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब देखिए आपको क्या पढ़ना है। अब मान लीजिए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट है, तो उत्तर प्रदेश के सेंस में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या रहा, उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन क्या रहा, उत्तर प्रदेश के मेजर पार्टिसिपेंट कौन कौन रहे, महात्मा गांधी का उत्तर प्रदेश में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उत्तर प्रदेश के मेजर इवेंट्स क्या क्या रहे, ये सब आपको पढ़ने, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत ही कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं। ये पेपर 5 पेपर 6 है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या रहा। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन जो अवध रीजन रहा है, इसका स्ट्रगल में बहुत मेजर पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है। हम बात करते हैं 1857, इस जो संग्राम है इसका उदय ही उत्तर प्रदेश में हुआ, मेरठ। और उसके भी पहले अगर हम देखेंगे तो एक बलिया के मंगल पांडे, ठीक, मंगल पांडे, और फिर मेरठ से सिपाही म्यूटिनी शुरू हो गई, ठीक है। और फिर वो फैली देश के कई जगहों पर, कई प्रांतों में, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, ठीक है। वो चाहे कानपुर रहा हो, वो चाहे लखनऊ रहा हो, वो चाहे मेरठ रहा हो, वो चाहे फैजाबाद रहा हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वो चाहे इटावा रहा हो, बहुत ही बड़े स्तर पे इस क्रांति को देखा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन बहुत ही बड़े स्तर पे इसमें देखा गया, ठीक। तो हम शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या क्या पार्टिसिपेशन था और कौन कौन सी ऐसी महिला है जो कि पार्टिसिपेट करी, ठीक है। इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें, क्या करेंगे। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज ए सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट with the ultimate aim of ending British rule in India lasting from 1857 to 1947, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हमने एक लाइन में बता दिया कि क्या है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया, यह भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन उतारा जाए, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। इंट्रोडक्शन आपका खुद का होता है, कंक्लूजन आपका खुद का होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फैक्ट आपके खुद के नहीं होंगे ना, आप फैक्ट जो लिखेंगे वो फैक्ट बेस ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन खुद लिखेंगे, कंक्लूजन खुद लिखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कुछ और लिख सकते हैं,
As we seen in the freedom struggle of India, women of Uttar Pradesh has major participation at different level of struggle, ठीक है, या different form of struggle, ठीक है, irrespective of moderate और external, जितना भी आपको लिखना है, मतलब अलग अलग इंट्रोडक्शन आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, या आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश played a pivotal role in the achieving India's independence, ठीक है, they fought in by different courage, fortune, hardship and freedom, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये पूछ रहा है वुमेन्स का पार्टिसिपेंट सीधे सीधे, तो इंट्रोडक्शन देने के बाद हम कुछ वुमेन्स का रोल लिखेंगे जो कि मेजर वुमेन पार्टिसिपेंट रही हैं फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। सबसे बड़ा नाम आप जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, झांसी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। इन्होंने मेजर पार्टिसिपेशन दिखाया, ये रिमेंबर करी जाती हैं फॉर हर वॉल्यू ड्यूरिंग इंडियन म्यूटिनी 1857 to 58, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े स्तर पे क्रांति करी, ठीक, कि अंग्रेज भी हिल गए। उनके जो सबसे मेजर, जो सबसे ताकतवर अधिकारी थे, उन्होंने भी यही कहा, इसी बार ओनली मैन एमंग्स ऑल फाइटर, ठीक। तो वो बहुत बड़ी रेबेलियन रही, उन्होंने इंडियन रेबेलियन को ज्वाइन किया, ठीक है। दूसरा नाम बेगम हजरत महल का आता है, जो कि अवध रीजन की बेगम थी, ठीक है, बेगम ऑफ अवध थी। इन्होंने भी अपने बेटे बिरजिस कादिर को गद्दी पर रखने के लिए, क्योंकि अवध को अंग्रेजों ने गलत तरीके से अपने कब्जे में डलहौजी नीति के तहत ले लिया था, ठीक है। तो इन्होंने भी उसके खिलाफ रेबेल किया, उन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, क्योंकि इनके बहुत सारे सक्सेसर थे, लेकिन फिर भी इन्हें इनकी गद्दी हथिया ली गई थी। तो इन्होंने भी बैटल लड़ी और पूरा अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है। अगर आप 125 वर्ड में लिखें या 200 वर्ड में लिखें, तो भी आप कंटेंट अगर सबके बारे में डिटेल में लिखने जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप बस उनका नाम लिखिए और उनका पार्टिसिपेशन क्या रहा, बहुत शॉर्ट में। रानी लक्ष्मीबाई participated in struggle of independence in 1857 and fought in the region of the बुंदेलखंड, झांसी, ठीक है, to achieve the independence, ठीक है। बेगम हजरत महल was the Begum of Awadh, also participated in the first battle of independence 1857 from the Awadh region to put his son on the throne, ठीक है, अपने बेटे को गद्दी पे बिठाने के लिए। झलकारी बाई के बारे में सबको पता है कि इन्होंने अपने आप को मिमिक कर दिया था कि हम ही रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिससे कि रानी लक्ष्मीबाई अपना जो है वो अंग्रेजों के चंगुल में ना आए और निकल कर उनसे लड़ाई कर सके, बाहर भाग सके, ठीक है। शी वाज वुमेन सोल्जर हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इंडियन रेबल 1857 इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड शी मिमिक हरसेल्फ एज द रानी ऑफ झांसी टू मेक द रानी लक्ष्मीबाई फ्लेड फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ इंग्लिशमैन और यूरोपियन, ठीक है। जैसे कि वो अरेस्ट करने आ रहे थे तो उनके अरेस्ट से, उनके कब्जे से भाग जाए, ठीक है। हजरत बेगम, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है 1910 में, ठीक है। हाजरा बेगम जो है, उन्होंने बहुत सारी वुमेन्स को मोटिवेट किया कि वो पार्टिसिपेट करें स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, उनके चाहे प्रोडक्ट्स रहे उनके खिलाफ में, जिसे स्वदेशी अपनाने के लिए बात करी गई, ठीक है, या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ में सबको लामबंद किया। उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी सेक्रेटरी बन गई, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की बन गई 1940 में, टू मोटिवेट द वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, हाजरा बेगम। राजकुमारी गुप्ता, ये कानपुर की थी, इन्होंने भी महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोगों के साथ बहुत ही क्लोज रूप में काम किया। और जो काकोरी कांड हुआ, जो काकोरी डकैती हुई, ठीक है, काकोरी लखनऊ के पास में है, लखनऊ जिले के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। तो काकोरी में जो कांड हुआ, काकोरी में इन्होंने गन सप्लाई करने का, रिवॉल्वर सप्लाई करने का काम भी इन्होंने किया, ठीक है। तो ये भी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला थी, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट महिलाओं को मेंशन करते हुए बाकी जो भी वुमेन्स रही हैं, पार्टिसिपेट करी हैं, आप बुक में पढ़ेंगे, जो बुक आप रिलीज होगी उस बुक के अंदर आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं इसमें और ज्यादा पार्टिसिपेशन में रही। उनके नाम लिखते हुए आप कंक्लूड करेंगे, आप अपना बेहतर कंक्लूजन देंगे। जैसे यहाँ पे दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स
of the number of women who participated in the Indian freedom struggle or have the significant participants in the Indian struggle for independence. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, उत्तर प्रदेश के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उसका क्या पार्टिसिपेशन रहा. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप सभी को पता है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. ठीक है, और ये एक पीसफुल मूवमेंट था जिसमें कि ब्रिटिशर्स, जिसमें कि ये इस चीज को रेज किया गया था कि आप नॉन कोऑपरेटिव बनिए ब्रिटिशर्स की, चाहे पॉलिसीज हो उनके लिए, चाहे उनके वर्क के लिए, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कम रहे, आप ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेटिव बनना है बट पीसफुल मैनर में, आपको वायलेंट नहीं करना है. ठीक है, तो इट वॉज द पीसफुल पॉलिसी स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया. ठीक, लेकिन इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको रोक दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद. ठीक, चौरी चौरा एक प्लेस है गोरखपुर उत्तर प्रदेश. कहां है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में. ठीक है, उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस जो हुआ करता था. ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि वहां पे एक थाना था. ठीक है, कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे थे जो कि उकसा रहे थे लोगों को, मतलब कि कन्विंस कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, और पिकेटिंग हुई, यानी कि जो शराब की दुकानें वगैरह हैं उन पे जो है उनको बंद कराया जा रहा था. तो उसी के अगेंस्ट में कुछ झड़प हो गई वहां के पुलिस ऑफिसर्स के बीच में और जो रेवोल्यूशनरी थे उनके बीच में. ठीक है, तो इसी झड़प के में पुलिस ने उन पे फायरिंग कर दी जिसमें कुछ लोग मारे गए. उसके अगेंस्ट में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया. ठीक है, जिसमें कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स उसी के अंदर जल गए. ठीक है, जिसमें कि 12 पुलिसमैन मारे गए, कुछ 3 सिविलियंस भी उसमें मारे गए थे फायरिंग में. और ये इंसिडेंट जो है ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हुआ. ठीक है, इस इंसिडेंट में एक वायलेंस मूवमेंट था, एक बहुत ही एक इस तरह का मूवमेंट था जो कि स्पार्क प्रोवाइड कर सकता था, जो कि पूरे के पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर देता. कैसे? तो तुरंत ही महात्मा गांधी जिन्होंने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया था, उसकी डिमांड करी थी, ही ऑल्सो डिमांडेड दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. ठीक है, उन्होंने इसको तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी इस चीज को समझ रहे थे कि वो गुस्से में थे. पहली बात तो ये नॉन वायलेंट मूवमेंट वायलेंट हो गया था. ठीक है, और वायलेंट होने के बाद ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता ब्रूटली सप्रेस करने का इस मूवमेंट को. ठीक है, फिर ब्रूटली उसे सप्रेस करते कि पुलिस वाले जला दिए गए, लोगों के ऊपर पथरा हो रहा, वायलेंट मूवमेंट हो गया, फिर ब्रिटिशर्स से ब्रूटली सप्रेस करते और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता. तो उसके फेलर होने के पहले ही महात्मा गांधी ने क्लेवरली उसे विड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए. चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आप थोड़ा लिखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ऑन February 4, 1921, चौरी चौरा गोरखपुर रीजन, देन यूनाइटेड प्रोविंस, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी यूनाइटेड प्रोविंस, सम people and police force clashed each other, which ultimately led to the burn down the local police station by the people or by the revolutionary, which killed 22 policemen and 3 civilians. This incident happened because some police personnel fired on the people or fired on the civilian or revolutionary, and in retaliation they burned the police station. Okay, so this incident raised concern of public safety, and also Mahatma Gandhi understood the gravity of the incident, that the non-cooperation movement may be suppressed brutally by the Britishers because of it has turned violent, and Britishers have policy to brutally suppress any violent revolt. ठीक है, and Mahatma Gandhi's ideology was non-violent, his movement was non-cooperation movement was also non-violent, but ultimately Chauri Chaura incident made turn this, provided the spark to this movement, so it may turn into violent movement.
ठीक है, यानी कि ये वायलेंट मूवमेंट में टर्न हो सकता था, ये स्पार्क प्रोवाइड करा सकता था पूरे के पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। महात्मा गांधी ने भी समझा, ही सेड दैट पीपल आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी रियलाइज दिस एंड कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू दिस इंसिडेंट, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि चौरी चौरा मूवमेंट की क्या थी। डिसीजन एम टू reinforce द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस एंड इंश्योर दैट मूवमेंट कुड कंटिन्यू इन अ डिसिप्लिन्ड एंड पीसफुल मैनर। क्यों लिया महात्मा गांधी ने डिसीजन? क्योंकि वो चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट रहे, पीसफुल मैनर में रहे और डिसिप्लिन्ड मैनर में रहे, ठीक है। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसलिए आपको जरूरी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इसके सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि चौरी चौरा इंसिडेंट है क्या, कहां पर हुआ, ये भी लिखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है गोरखपुर में हुआ। इंसिडेंट को आप 2-3 लाइन में डिफाइन करेंगे, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था इसको भी आप उसमें डिफाइन करेंगे। नॉन वायलेंट मूवमेंट था रेज बाय द महात्मा गांधी, और फिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि महात्मा गांधी ने उसे विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया ये भी आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी को ये डर था, ये भय था कि अभी ये ये वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ब्रिटिश इसे सप्रेस कर सकता है और ये पब्लिक सेफ्टी का इशू बन सकता है, ठीक है। तो इसको खत्म करते हुए आप क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अब 125 वर्ड में है, तो उसी हिसाब से अपने वर्ड को कम और ज्यादा करते रहेंगे, लेकिन कंटेंट आपका सारा आना चाहिए। देखिए, आप जब आंसर लिखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट पूरे होने जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। स्टेटमेंट पूरे होने आने की, जैसे आप पैराग्राफ होता है ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। या आपने ऐसे लिख दिया कि इट वॉज इंसिडेंट हैपन इन द गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट started by Mahatma Gandhi was the non-violent movement. Chori Chora incident started the violent movement. It because of police and people clash. Some police thana was burned by the people. 12 police person and 3 civilian were died. ठीक है। अब इसके बाद महात्मा गांधी called up the movement because of this incident. Because this incident was turning the movement in the violent movement and it was against the public safety. ठीक, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं 125 और 200 वर्ड में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत के नेशनल मूवमेंट में उत्तर प्रदेश को कंट्रीब्यूशन, दो क्वेश्चन में फर्क है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था आपका कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में, नेशनल मूवमेंट में, एक हिसाब से आप कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन क्या रहा नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश हैज वाइड कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इट वाज द रीजन, पहली बार सबसे पहले शुरुआत करेंगे, इट वाज द रीजन 1857 जहां से कि क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 यहीं से शुरू होता है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। उसके अलावा काकोरी कांड, काकोरी इंसिडेंट, ठीक है, या काकोरी ट्रेन जो यहाँ पे लूटी गई, ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक। तो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 यहां शुरू होता है। दूसरा, काकोरी इंसिडेंट यहां होता है। तीसरा, चौरी चौरा इंसिडेंट यहां होता है, जिसके बारे में हम लोग लिख चुके। चौथा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में फॉर्म की जाती है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन, वो चाहे लखनऊ पैक्ट रहा हो 1916 में, जहां पे लखनऊ पैक्ट हुआ, जहां पे दो कांग्रेस के अलग अलग धड़ जो है आपस में जोड़े गए, अलग अलग आइडियोलॉजी दोनों जोड़ी गई, ठीक है। उसके अलावा इलाहाबाद में चाहे वो सेशन रहा हो, ठीक है, या इलाहाबाद में वो डिक्लेरेशन रहा हो क्वीन का, ठीक है, 1858। तो हर तरह से उत्तर प्रदेश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंसिडेंट में। तो इन्हीं सब मुद्दों को आपको लिखना है इसके अंदर, और सारे के सारे मुद्दों को 2-2, 3-3 लाइन में आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या, सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से होती है, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो चाहे कानपुर हो, लखनऊ है, मेरठ है, ठीक है, बलिया है और इटावा है, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट सेशन कांग्रेस के होते हैं। उन सेशंस के अगर आपको नाम याद है, जैसे लखनऊ सेशन, इलाहाबाद सेशन, मेरठ सेशन, बनारस सेशन,
ठीक है, इन सबको आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस सेशन में यहाँ पहली बार पार्टिसिपेट किया था, उत्तर प्रदेश में ही पार्टिसिपेट किया था, जो लखनऊ में हुआ था 1916 में। ये लखनऊ पैक्ट भी यही हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस में एकजुटता आई थी। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम लीडर्स इलाहाबाद में 1920 में, ठीक है, उन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन को डिसाइड किया गया था। उसके अलावा काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसमें कि कई सारे रेवोल्यूशनरीज को फांसी सुनाई गई, ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन कानपुर में हुआ, ठीक, 1923 में। इस इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके अलावा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब ने को डेथ पेनल्टी जो है वो दे दी गई थी इसमें काकोरी हादसे में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और उनके एसोसिएट ने नो टैक्स कैंपेन लॉन्च करी प्रयागराज में, ठीक, और उसके आसपास के एरिया में 1931 में, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत 1935, यूपी वॉर लेड बाय द गोविंद बल्लभ पंत अंडर 1935 एक्ट। 1935 के एक एग्रीमेंट के तहत प्रोविंसेस में सरकारें बनी थी अलग अलग, जिसमें उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में भी सरकार बनाई थी। गोविंद बल्लभ पंत ने उस सरकार के लीडर बने थे और फिर 1937 तक वो सरकारें रही थी, ठीक है। तो अब उसके अलावा बलिया में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक सेपरेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी गई। क्विट इंडिया मूवमेंट में कई सारी जगहों पे, भारत में 3-4 जगहों पे स्टैब्लिश करी गई थी, जिसमें कि बलिया में चित्तू पांडे की लीडरशिप में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, एक अलग सरकार ब्रिटिशर से बना ली गई थी, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो नेशनल मूवमेंट में बहुत ही बड़ा है, ठीक है। पूरे नेशनल मूवमेंट में अगर आप शुरुआत से देखें तो शुरू करते हैं हम 1857 से, जब से क्रांति की शुरुआत हुई, और 1947 तक, ठीक, उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन हर जगह पे बहुत ही मेजर लेवल पे रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे इंसिडेंट को आप एक क्रोनोलॉजी में अगर चाहें तो लिख दें। अगर आपको सेशंस इंपॉर्टेंट पता है कांग्रेस के तो वो भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी की विजिट लिख सकते हैं, नेहरू की विजिट लिख सकते हैं, किसान महासभा के बारे में लिख सकते हैं, बहुत कुछ है लिखने को आपको, ठीक है, इसमें। तो ये आपके लिए बड़ा ग्राउंड है। अब जब जितना बड़ा ग्राउंड आपको मिलता है, जितना ज्यादा आपको मटेरियल मिलता है, उतना आपको कंसाइज करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड लिमिट में आके इंपॉर्टेंट चीजों को आपको लिख देना है बस, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो भी जरूर चलेगा, वो आपसे पूछ नहीं रहा है एक्सप्लेन करने को, वो आपको डिस्कस करने को बता रहा है, तो आप जनरल डिस्कशन में उन चीजों को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिस्कस द चंदेल आर्किटेक्चर उत्तर प्रदेश। अच्छा, हम लोगों ने अलग अलग आर्किटेक्चर डिस्कस किए हैं, मुगल्स आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया है, एंशिएंट आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया है, गुप्ता डिस्कस कर लिया है, मौर्य डिस्कस कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चंदेल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहा है, बुंदेलखंड रीजन, जिजक भुक्ति जिसे कहा जाता था, ठीक। जिजक भुक्ति रूरल जो है वो बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ पे रूल करता था। बुंदेलखंड आपको सभी को पता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एरिया में पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मेजर जिले हैं, 7 जिले बुंदेलखंड रीजन के अंदर, वहां पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये जो है चंदेलों का रूल हुआ करता था, और चंदेल्स ने वहां पे अपने आर्किटेक्चर डेवलप किए, ठीक है। चलिए, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, थोड़ा चंदेल के बारे में बता देंगे कि द चंदेल वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर, they ruled in the Jejak Bhukti, that is present day Bundelkhand region, from the 9th century AD to 12th century AD, ठीक है। तो 900 से लेके 1200 तक इस एरिया को इन लोगों ने रूल किया, ठीक, एरोडोमिनियन। अब उत्तर प्रदेश में इनकी लेगेसी भी बहुत मिलती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रूल किया, तो जो भी रूलर जहाँ पे रूल करेगा वहां पे अपने आर्किटेक्चर को छोड़ेगा। इनका जो आर्किटेक्चर था, ठीक है, इनकी कैपिटल जो रही वो महोबा रही, उत्तर प्रदेश की महोबा, ठीक है, और इनका बहुत सारे आर्किटेक्चर वहां पे इन्होंने डेवलप किए। इनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ मॉन्यूमेंट महोबा की है वो खजुराहो स्टाइल के समान है, ठीक है। ये आप मेंशन कर दीजिए कि उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, क्योंकि चंदेल आर्किटेक्चर को डिस्कस करना है तो उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल कैसी थी, जैसे कि खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डेवलप करी थी। लोकली अवेलेबल ग्रेनाइट इन्होंने यूज किया, प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल, और उन्होंने बहुत सारी लेक्स, पर्टिकुलरली बात करें बहुत सारी लेक्स इन्होंने बनाई, बहुत सारी लेक्स, कुछ टेम्पल्स और कुछ हिल टॉप फोर्ट उन्होंने बनाया, ठीक है। चंदेला रूरल रोहिला बिल्ड द रोहिला सागर लेक, जो रूलर जिनका नाम रोहिला था, रहिला था, उन्होंने रहिला सागर लेक बनाई, रहिला टेम्पल बनाया,
9th सेंचुरी में जो 9th सेंचुरी सन टेम्पल, रहना टेम्पल क्या है, एक सन टेम्पल है 9वीं शताब्दी का, जो कि इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है, जो कि कोणार्क में जो हमारा उड़ीसा में सन टेम्पल है उसके सिमिलर मैच करता हुआ एक टेम्पल इन्होंने बनाया, ठीक है। विजयपाल और कीर्तिवर्मन ये दोनों भी इसी डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने विजय सागर लेक और कीर्ति सागर लेक जो है वो 11th सेंचुरी में यहाँ पे बनवाई। तो लेक्स को बहुत ज्यादा ये लोग बनवाते थे, लेक आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा वर्क करते थे, ठीक है। खाकरा मठ एक शिवा टेम्पल बनाया गया इनके द्वारा, स्मॉल आइलैंड है वहां पे मदन सागर लेक में, ठीक है। मदन सागर लेक है जो कि यही जगभुक्ति रीजन में पाई जाती है, वहां पे एक स्मॉल आइलैंड है जिसपे कि शिव टेम्पल उन्होंने बनाया, ठीक है, खकरा मठ जिसका नाम है, ठीक है। और इसे मदन वर्मन के द्वारा बनाया गया 12th सेंचुरी में। मकरबाई टेम्पल, मकरबाई विलेज है महोबा में, ये यूनिक सेंट्रम है इसका, वो भी इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा हिंदू गॉडेस और गॉडेसेस की लार्ज साइज की हिल टॉप पे मूर्तियां इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो इनका आर्किटेक्चर बहुत ही रिच रहा है इन सब चीजों में, वो चाहे लेक्स है, आर्किटेक्चर लेक्स है, या फिर टेम्पल है, या फिर मूर्तियां रही हैं हिल टॉप पे पर्टिकुलरली, ठीक है। ये इनका आर्किटेक्चर रहा है। सो यू कैन से दैट चंदेल आर्किटेक्चर, उत्तर प्रदेश इज वेरी रिच इन द चंदेल आर्किटेक्चर, उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली जगभुक्ति रीजन और बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग लास्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है कि क्वेश्चन है कि द मिर्जापुर एंड बांदा रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फॉर रॉक पेंटिंग, एक्सप्लेन, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स आप लोगों को पता होगा कि जो पहले एंशिएंट या मेडिवल लोग रहे हैं, ठीक है, उन्होंने रॉक्स जो बनाई हैं, ज्यादातर शेल्टर हाउस बुद्धा के टाइम की रही हों या उसके पहले की भी रही हों, उन रॉक्स पे पेंटिंग्स बनाया करते थे, ठीक है। नेचुरल डाई, नेचुरल पेंट्स का यूज करके रॉक्स पे, उनकी छतों पे अलग अलग पेंटिंग, ह्यूमन फिगर, एनिमल फिगर, प्लांट फिगर, ठीक है, ये सब डिजाइन किया करते थे, ठीक है। तो ये रॉक पेंटिंग्स जो है अलग अलग तरह की होती थी, अलग अलग सीन्स वहां पे डिपिक्ट किए जाते थे, और वही डिफरेंशिएट करते थे डिफरेंस ऑफ द रॉक पेंटिंग। वहां पे जो कलर यूज किए जा रहे हैं, वहां पे जो सीन पेंट किए जा रहे हैं, वो सब बताते थे अलग अलग कल्चर्स के बारे में। तो मिर्जापुर और बांदा रीजन जो उत्तर प्रदेश का है, ये बहुत ही रिच रीजन है रॉक पेंटिंग्स के, ठीक है। चलिए क्या है, मिर्जापुर बांदा रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रिच इन रॉक पेंटिंग एंड हैव यूनिक फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो चूंकि आपसे ये पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस रॉक पेंटिंग में है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या क्या वहां पे रॉक पेंटिंग में पाया जाता है, इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट इज क्वाइट इनफ फॉर योर आंसर, ठीक है। मेनी प्री हिस्टोरियन पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द कैमूर रेंज ऑफ मिर्जापुर। पहला पॉइंट आपने लिखा कि मिर्जापुर के कैमूर रेंज में प्री हिस्टोरियन पेंटिंग पाई जाती हैं, ठीक है। ये मेनली केव्स और रॉक शेल्टर में अवेलेबल हैं। कहां सा साइट्स पाई गई हैं, प्री हिस्टोरियन पीरियड की केव्स में और रॉक शेल्टर में, ठीक। उनकी वॉल्स पे, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी सीलिंग्स पे मुराल पेंटिंग जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, जिसमें कि पेंटिंग स्टाइल बता दी, जिसमें कि हंटिंग के सीन, डांसिंग के सीन, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स की फिगर जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं वहां पे, ठीक है। ये आपने बता दिया जो कि आपकी ये पेंटिंग का, ठीक है। दूसरा आपका रीजन है लिखोनिया, ठीक है। जो लिखोनिया है ये गराई जो रिवर है उसके बैंक पे लोकेटेड है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो हंटिंग ऑफ एन एलिफेंट, इसका सीन जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक। राइनो, हंटिंग ऑफ ए राइनो, ये पेंटिंग है घोदमा नगर, ठीक है। ये पेंटिंग डिपेक्ट करती है कि कैसे हंटर जो है एक राइनो की स्पीसीज को मार रहे हैं, एक राइनो को मार रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रुप्स में पीपल जो है वो एक साथ किसी एनिमल को मार रहे हैं। तो सिंगल पर्सन भी हंट कर रहा है वो भी है, ग्रुप में भी हंटिंग कर रहा है वो भी है, जो कि अलग एक सेटअप को दिखाता है कि हाँ यहाँ पे पीपल जो है ग्रुप में रहने लगे हैं, या पीपल एक समुदाय में रह रहे हैं और समुदाय में ही किसी एनिमल को या किसी जानवर को हंट कर रहे हैं, ठीक है। A beautiful painting of camel was found in the भंडारिया, ठीक है। भंडारिया से हमारी एक ब्यूटीफुल जो कैमल की पेंटिंग है वो मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ढोका महारानी, ये एक रॉक है जो कि मिस्टीरियस पेंटिंग है घोस्ट की, ठीक, यानी कि घोस्ट की भी पेंटिंग यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक। उसके अलावा बहुत सारी ऑकर पेंटिंग रॉक्स वो मानिकपुर बांदा में फाउंड हुई। अब बांदा भी पूछा है ना आपसे, तो
वहां पे ऑकर पेंटिंग रॉक्स जो है वो फाउंड हुई, यानी कि गिरवे से बनी हुई है, गिरवे कलर की, ठीक है, बांदा में, जो कि डिपिक्ट करती हैं बहुत सारे आदमी सिटिंग और डांसिंग है एक साथ में, एंट्रेंस गेट है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट द साइट मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिचुअल्स, कुछ तरह का रिचुअल किसी साइट पे परफॉर्म किया जा रहा है, वो भी डिपिक्शन बांदा की पेंटिंग से मिलता है, ठीक है। हंटर्स विद बोस, यानी कि हंटर्स चेसिंग अ स्टैग सोन इन द पेंटिंग इन द करियांकुड। तो अलग अलग जगहों की पेंटिंग्स पे अलग अलग फिगरें डिपिक्ट किए गए हैं। अब पेंटिंग आर्किटेक्चर में आप इन्हीं चीजों को दिखा सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग में किस तरह की पेंटिंग है, मुराल पेंटिंग है, ठीक है, ऑकर पेंट कलर यूज हुआ है बांदा के अंदर, वॉल्स पे और सीलिंग्स पे यूज हुआ है, ठीक है। एनिमल पेंटिंग है, ग्रुप में भी दिखा रहे हैं, डिपिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और लोकेशन को आपने मेंशन कर दिया, ये आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब 125 और 200 वर्ड में और ज्यादा कुछ आप लिख नहीं सकते, इतना भी आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है। कुछ पेंटिंग्स आप अगर याद, लोकेशन भी अगर आपको याद नहीं है तो जो मिर्जापुर पेंटिंग की स्पेशलिटी है, बांदा पेंटिंग की जो स्पेशलिटी है, ठीक है, ग्रुप हंटिंग है, रिचुअलिक परफॉर्मिंग है, ठीक है, लोग एंट्रेंस गेट पे लोगों को दिखाया गया है बैठे हुए, डेकोरेशन है, हंटिंग है, बो एंड एरो है, ग्रुप में हंटिंग है, सिंगल हंटिंग है, एनिमल हंटिंग है, कैमल की पेंटिंग है, ठीक है। तो एनिमल फिगरन, कैमल फिगरन सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ऑकर कलर का यूज हुआ है बांदा पेंटिंग में, मुराल पेंटिंग जो है आपको दिखाई दे रही है बांदा और मिर्जापुर दोनों जगहों पर। तो इन सब चीजों को डिपिक्ट करते हुए अपना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप कंक्लूड कर देंगे, तो दीज साइड हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द पेंटिंग ऑफ और इन द रॉक पेंटिंग इन उत्तर प्रदेश, ठीक। तो आपने इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिख दिया। बाकी डिटेल, इन सब की आपको डिटेल जो मिलेगी वो कहां से मिलेगी, बुक से, ठीक है। तो इस बुक में, जब बुक में आप जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, आप उसे पढ़िएगा, अपना आंसर लिखिएगा। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि किस तरह से अपने आंसर को फ्रेम करके आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, अगले 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।